हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें आज से हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें पढ़ेंगे भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि उत्तर भारत की स्थिति क्या है, स्थिति जैसे वह उत्तर भारत में स्थित है, इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यह किस भाग का है, जैसे गोंडवाना लैंड का भाग है, इसकी जलवायु की जो लंबी अवधि है वह कितनी है, और इसकी वायुमंडलीय दशा क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और यह कितने क्षेत्रों में विभाजित है। तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो चलिए देखते हैं इसका आकार कैसा है। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। जो आकार कितना कैसा है इसका, उत्तर प्रदेश का लंबवत है। और यहाँ पर इसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 कला से 30 डिग्री 24 चलकला उत्तरी अक्षांश है, और 77 डिग्री 05 से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। इसके अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 32 कला जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं तो इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 32 कला है, और देशांतरीय विस्तार जो पूर्व से पश्चिम की ओर है वह 7 डिग्री 33 कला है। मतलब ईस्ट टू वेस्ट 7 डिग्री 33 देशांतरीय विस्तार, और अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 32 उत्तरी नॉर्थ टू साउथ है। और इसका आकार कैसा है, लंबवत है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का आकार की कैसा है, लंबवत है। इस तरीके से हम उसका आंसर कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। प्रदेश का क्या क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है इसका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट हिस्सा कवर करता है, तो यहाँ होगा 7.33%। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अवस्थिति में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है वह कितनी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 650 किलोमीटर है, और उत्तर से और दक्षिण से उत्तर की ओर जो चौड़ाई है वह 240 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट 650 किलोमीटर, साउथ टू नॉर्थ 240 किलोमीटर है। प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा को कवर करता है। इसी तरह जो उसका ईस्ट टू वेस्ट इसकी ईस्ट से वेस्ट तक की जो लंबाई है वह 650 किलोमीटर है, और जो दक्षिण से नॉर्थ उत्तर तक की जो चौड़ाई है वह 240 किलोमीटर है। तो यहीं पर आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। अब आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, जिसमें पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। तो क्या हुआ, कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो हम कहेंगे चौथा स्थान है। तो इसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य आता है, राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हमारे 5-6 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला तो ये कि प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यह भारत के कितने क्षेत्र में विस्तृत है, यह कवर करता है 7.33%। और इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर, और दक्षिण से उत्तर की ओर जो चौड़ाई है वह 240 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश में कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है, जिसमें पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। अब प्रदेश से सटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश और देश की संख्या देख लेते हैं कि कौन कौन से देश की सीमाएं या राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं। तो पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं सीक्वेंस वाइज। यहाँ से हम ईस्ट से अगर शुरू करें तो यह बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल। मतलब ये एक सर्कल को कवर करता है अगर ईस्ट से हम शुरू करते हैं तो।
तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले कि इसकी जो प्रदेश की सीमाएं हैं, इसमें टोटल यह 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से जुड़ी हुई है। जिसमें जो देश की सीमा जुड़ी हुई है वह नेपाल देश है, जो पूर्वोत्तर दिशा में इससे जुड़ा हुआ है। कौन सा देश है? नेपाल, जो पूर्वोत्तर दिशा में जुड़ा हुआ है। इसके पूर्व में 2 राज्य की सीमा जुड़ी हुई है, जिसमें बिहार और झारखंड आता है, जिसकी अवस्थिति के अनुसार आप एक माइंड मैप बना लेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी कि पूर्व में बिहार और झारखंड रहेगा। इसके दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जब उसी सीक्वेंस में चलते हैं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता है, और मध्य प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से सटे होने वाली सीमा निर्धारित करता है। टोटल यह 11 राज्य इस जिलों से जुड़ा हुआ है, जो कि सर्वाधिक है। फिर इसके जब पश्चिम में आते हैं तो इसमें 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जुड़ी हुई है, जिसमें 2 राज्य आते हैं, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है दिल्ली। तो यहाँ पर 3 राज्य हो गए। पहला तो हरियाणा, दूसरा हो गया राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो पश्चिमी सीमा से स्पर्श करता है। और इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, जो दो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और पूर्वोत्तर में एक देश है नेपाल। तो इसको याद करेंगे। पूर्व दिशा में बिहार और झारखंड, दक्षिण दिशा में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और पश्चिम दिशा में हरियाणा, राजस्थान, एक राज्य, 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, जो कि इसके उत्तर में स्थित है, और एक नेपाल देश है, जो पूर्वोत्तर दिशा में अवस्थित है। तो प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या टोटल 9 है, जिसमें 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, और प्रदेश से सटे और एक जो देश है वह नेपाल आता है। अब पढ़ते हैं इसके आगे, हम पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले के बारे में पढ़ते हैं। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। इसका पूर्वी जिला कौन सा आता है? बलिया, और पश्चिमी जिला शामली आता है। प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले में देखते हैं तो उत्तरी जिले में आता है सहारनपुर, जो उत्तरी भाग में अवस्थित है, और इसके दक्षिणी जिले में आता है सोनभद्र, जो इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। मतलब पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली, ईस्ट टू ईस्ट में बलिया, वेस्ट में शामली, नॉर्थ में सहारनपुर और साउथ में सोनभद्र। अब पढ़ते हैं नेपाल से सटे जिलों की संख्या की अवस्थिति देखते हैं, और इसमें कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है, किस राज्य से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। तो इसको पहले तो हम मैप के माध्यम से डायरेक्ट देख लेते हैं कि इस मैप में किस तरीके से दिखाया गया है। जैसे नेपाल देश की सीमा से जो पूर्व से पश्चिम की ओर जुड़ी हुई है, इसमें पहले नंबर पर आता है महाराजगंज, फिर आता है सिद्धार्थनगर, फिर आता है बलरामपुर, फिर आता है श्रावस्ती, फिर आता है बहराइच, और उसके बाद आता है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर, और फिर आता है पीलीभीत। तो कितने टोटल राज्य हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर इसके नेपाल राज्य के कितने राज्य हैं? 7 जिले हैं, जिसमें पहला महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत आता है। इसी तरह उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या टोटल 7 है। जैसे उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसकी अवस्थिति के अनुसार मैप में ही डायरेक्ट देख लेते हैं। जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसमें पहले नंबर पर आता है सहारनपुर, फिर आता है मुजफ्फरनगर, फिर आता है बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर आता है रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कौन कौन सा जिला है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इसी तरह हम हरियाणा की से सटे जिलों की संख्या देखते हैं। हरियाणा से सटे जिलों की संख्या टोटल 6 है, जिनका क्रम हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं। उत्तर की से दक्षिण की ओर देखने पर आता है पहले नंबर पर सहारनपुर, फिर आता है शामली, फिर आता है बागपुत, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर आता है उसके बाद आता है अलीगढ़, फिर मथुरा आता है। कौन कौन सा? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इसी तरह दिल्ली से सटे राज्यों की संख्या, जिलों की संख्या 2 है, जिसमें गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर आता है। और राजस्थान से सटे जिलों की संख्या में आते हैं 2 जिले, आगरा और मथुरा। कौन कौन से जिले हैं राजस्थान की सीमा से? आगरा और मथुरा। इसी तरह मध्य प्रदेश की से सटे 11 जिले आते हैं, जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक सीमा को से सटे हुए हैं।
तो इसमें 11 ज़िले कौन कौन से हैं? पहला तो आगरा, जो यहाँ के किसकी स्थिति में दक्षिण से उत्तर की ओर देख रहे हैं। आगरा आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद या प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। कौन कौन सा? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आते हैं। अब बिहार राज्य की सीमा से जुड़े राज्यों की जिलों की संख्या जो दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसमें आता है सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। और छत्तीसगढ़ की और झारखंड की सीमा से सिर्फ एक राज्य की सीमा जुड़ी हुई है, वह है सोनभद्र। और सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 आती है, जिसमें आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 4 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। वह कौन सा है? सोनभद्र है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो सहारनपुर आता है, वह भी 3 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। पहला हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कौन कौन सा? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3 राज्यों की सीमा से सहारनपुर, और 4 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है सोनभद्र, जो 4 में है। इसमें आता है कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो यहाँ पर जो जिले की संख्या है यहाँ पर फिनिश होती है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इसको हमने पढ़ ही लिया है, मैप के माध्यम से पढ़ लिया है। जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारक नदी है, वह है यमुना। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारक नदी है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में देश की अवस्थिति में देखते हैं कि यह उत्तर प्रदेश प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। कहाँ किसका भाग है? यह गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसे प्राकृतिक विभाजन के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें एक आता है गंगा का मैदान, दूसरा आता है भाबर क्षेत्र, तीसरा आता है दक्षिण का पर्वत पठार आता है। जिसमें पहला कौन कौन से आते हैं? एक तो यह है गोंडवाना लैंड का भाग है, और इसके प्राकृतिक विभाजन में देखते हैं तो यह 3 विभाजन में विभाजित है। पहला आता है गंगा का मैदान, दूसरा भाबर तराई, तीसरा आता है दक्षिण का पर्वत पठार। जिसमें राज्य के सबसे उत्तरी क्षेत्र में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र कहाँ स्थित है? राज्य के सबसे उत्तरी क्षेत्र में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है, जहाँ पर कंकड़, पत्थर एवं मोटी बालू से युक्त भूमि पाई जाती है। भाबर क्षेत्र कैसा है? जहाँ पर कंकड़, पत्थर और मोटी बालू से युक्त भूमि क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। फिर पढ़ते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। तराई क्षेत्र की क्या विशेषता है? तराई क्षेत्र भाबर से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, जिसकी समतल, नम और दलदली भूमि है, और यहाँ की मुख्य फसल धान एवं गन्ना है। तो तराई क्षेत्र की क्या विशेषता है कि भाबर से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में यह पूर्व से पश्चिम की ओर फैला क्षेत्र होता है, और इसकी जो दम समतल, दलदली एवं नम भूमि है, और यहाँ की मुख्य फसल धान एवं गन्ना है। तो इसको देख लेते हैं कि यह हिमालय पर्वत है, यह भाबर क्षेत्र है। फिर आता है तराई क्षेत्र, उसके बाद बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र आता है। तो हिमालय जो भाबर क्षेत्र है, भाबर को हमने पढ़ा है कि यह कंकड़, पत्थर एवं मोटी बालू से युक्त भूमि होती है, जैसा कि इस अवस्थिति में आप देख सकते हैं। और यह राज्य के सबसे उत्तरी क्षेत्र में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है। तो ये इसमें आप देख लिया है। अब आता है तराई क्षेत्र, जो भाबर से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है, और समतल, नम एवं दलदली भूमि यहाँ पर पाई जाती है, और इसकी मुख्य फसल यहाँ पर धान एवं गन्ना है। अब आता है मैदानी क्षेत्र के बारे में। मैदानी क्षेत्र की जो स्थिति है वह तराई क्षेत्र के उत्तर एवं बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। तराई क्षेत्र के उत्तर में एवं बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यह गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कांप, कीचड़ एवं बालू से निर्मित क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र के नवीन कांप निक्षेपों को खादर या कछार कहा जाता है। ये पूछते हैं कि खादर किसे कहा जाता है और बांगर किसे कहा जाता है। तो जो नवीन कांप निक्षेपों से निर्मित होता है उसे खादर कहा जाता है, और जो पुराने कांप निक्षेपों से निर्मित होता है उसे बांगर कहा जाता है। और यहाँ की मुख्य फसल गेहूँ, धान एवं आलू है।
तो मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? मैदानी क्षेत्र में पहले नंबर तो तराई क्षेत्र में के उत्तर एवं बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, यह इसकी अवस्थिति है। एक गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कांप, कीचड़ एवं बालू से निर्मित क्षेत्र होता है। मैदानी क्षेत्र के नवीन कांप निक्षेपों को खादर या कछार कहा जाता है और पुराने कांप या निक्षेपों को बांगर कहा जाता है, जैसा कि हम इसमें एक अवस्थिति में देखते हैं। यहाँ की मुख्य फसल क्या होती है? गेहूँ, धान, आलू। और जो तराई क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी होती है? धान एवं गन्ना। और ये इस तरीके से हमने इनको तीन को पढ़ा। कौन कौन सा? भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। भावर क्षेत्र कंकड़ पत्थर एवं मोटी बालू से युक्त भूमि होती है और तराई क्षेत्र समतल, नम एवं दलदली भूमि होती है। और जो मैदानी क्षेत्र होता है वह गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कांप, कीचड़ एवं बालू से निर्मित क्षेत्र होता है, जहाँ पर मैदानी के क्षेत्र के नवीन कांप निक्षेपों को खादर कहा जाता है और मैदानी क्षेत्र के पुराने कांप निक्षेपों को बांगर कहा जाता है। तराई क्षेत्र की मुख्य फसल धान एवं गन्ना है और जो मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसल है गेहूं, धान और आलू है। अब पढ़ते हैं बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र के बारे में कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पहला तो ये कि ये पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी इसकी बहती है और उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना नदी बहती है। तो इसके उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? गंगा यमुना। और पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी। इसका ढाल उत्तर की ओर है और इसकी मुख्य फसल दलहन एवं तिलहन है। तो बुंदेलखंड या पठारी पहाड़ी क्षेत्र का क्या विशेषता है? पहला तो ये कि यह इसकी उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी में बहती है, पश्चिमी सीमा बेतवा नदी में। इसका ढाल उत्तर की ओर, इसकी मुख्य फसल दलहन एवं तिलहन है। एक ऐसा जिला जिसका कुछ भाग बुंदेलखंड क्षेत्र में और कुछ भाग बघेलखंड क्षेत्र में आता है वह है सोनभद्र। और सोनभद्र ही एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य हमने अभी पढ़ा था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और यह एक और कौन सा क्षेत्र है जो बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों की सीमाओं से स्पर्श करता है? वह कौन सा है? सोनभद्र। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। और यहाँ जलवायु विषमता ऊंचाई होने भिन्न भिन्न जलवायु होने के कारण, ऊंचाइयाँ होने के कारण यहाँ जलवायु में विषमता पाई जाती है। तो और यहाँ पर ऋतुओं के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 3 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी ऋतु? पहली आती है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी आती है वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के बीच में रहती है और शीत ऋतु की वर्षा को मावट कहते हैं और जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो शीत ऋतु की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है कि ये नवंबर से फरवरी के महीने में रहती है, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वह 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसमें? शीत ऋतु में। और यह शीत ऋतु की जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। यह शीत ऋतु की विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु की विशेषता में यह मई से जून में सर्वाधिक होती है, मई से जून में होती है। इसमें सर्वाधिक जो टेम्परेचर होता है वह बांदा में 40.47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यह पूछता है कि सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ होता है? बांदा में। यह ग्रीष्म ऋतु में मई जून की अवधि में। और इसमें जो सर्वाधिक गर्मी आगरा, झांसी में और सबसे कम गर्मी बरेली में होती है। तो सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है? आगरा एवं झांसी में और सबसे कम बरेली में होती है। इसी तरह वर्षा ऋतु के बारे में विशेषताएं देखते हैं। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है तथा यह जून से सितंबर के बीच होती है और इसमें सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में तथा सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। यह वर्षा के आधार पर है। अगर वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण देखते हैं तो यह आर्द्र उष्ण वर्षा होती है, एक साधारण आर्द्र उष्ण वर्षा होती है। आर्द्र उष्ण वर्षा जो होती है वह तराई क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है और जो साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र वाली वर्षा होती है वह मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पहाड़ी पठारी क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पर हमारा यह टॉपिक फिनिश होता है जिसको हमने इस मैप के माध्यम से पढ़ा।
और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए, और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।